हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछली वीडियोज में फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कैसे करनी है वो बताया था। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैथ की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे करें। ठीक है, क्लास 12th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जनरल टिप्स। ठीक है, कि कैसे आपको फॉलो करना है अगले 1.5-2 महीने। ठीक है, और जो हम नॉर्मली क्या होती है, एक स्टूडेंट की दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि मैथ जैसे पीसीएम में क्या होता है कि उसने अच्छे से पढ़ा है पूरे साल। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर, उसने सारे चैप्टर्स लगाए हैं एंड वो देख रहा है कि वो क्या एक्स्ट्रा कर सकता है कि उसे 95+ मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो उसको तो वो क्या एक्स्ट्रा करे। ठीक है, जिससे जो है कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आए। और दूसरा है कि जिसने साल भर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, अब वो लास्ट के 1 महीने में अच्छे से पढ़ना चाहता है और 85+90 मार्क्स लाना चाहता है, तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे। तो दोनों केस स्टडी में बताने वाला हूँ और किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, किन चैप्टर्स को अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस करें, उस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, तो कैसी स्ट्रेटजी बनाए अगले 1 महीने के लिए मैथ में। ठीक है, तो उस सारी में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में अगर आप देखेंगे तो थ्योरिकल पोर्शन बहुत कम है। ठीक है, मोस्टली आपका जो पोर्शन है पूरा आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं कंपेयर करूं अदर सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो हिंदी इंग्लिश में आपका ऐसा है कि आपका पूरा थ्योरिकल है। आप जो है 5-10 दिन में सिलेबस कवर कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो, रट सकते हो। लेकिन मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप चाहो कि मैं 10 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लूं और 95+ मार्क्स स्कोर कर लूं, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप अगर डेली के 8-9 घंटे भी देंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है 10 दिन में, क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इनमें इन सब्जेक्ट में जैसे मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, इतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आने की आपकी चांसेस हैं। तो इसलिए इनमें क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आपको मैथ फिजिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो आपको 1 महीना 2 महीने प्रॉपर इन सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको जनरल टिप्स बता दे रहा हूँ कि आप कौन कौन सी जनरल टिप्स है आपको। कोई चैप्टर जैसे मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करने से पहले कोई चैप्टर, तो कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो बेसिक चीज है, आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, चाहे वो मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, उसके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए उस चैप्टर के। तो आप क्या कीजिए, जिस चैप्टर को आप उठा रहे हो, मान लो आप समाकलन का चैप्टर कर रहे हो स्टार्ट, तो उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो उन फॉर्मूले का, उन फॉर्मूले की आप क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। आप एक डायरी में लिख सकते हो सारे एक चैप्टर के, मान लो 12 फॉर्मूले हैं, 20 फॉर्मूले हैं, फिर उस अगले चैप्टर के फॉर्मूले, या फिर आप जो एक पतली कॉपी खरीद सकते हो, उसमें आप सारे चैप्टर के फॉर्मूले लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर ऐसे आपको लग रहा है कोई चैप्टर की फॉर्मूले ज्यादा हार्ड है, जैसे समाकलन, तो उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वाले फॉर्मूले हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर चैप्टर से जो आपको लगते हैं कठिन है, उनको आप जो अपनी स्टडी रूम पे चिपका सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके जब बार बार उसमें टेंशन जाएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मेमोराइज हो जाएगा। तो आप सारे चैप्टर आप जिस भी चैप्टर को पढ़ें, सबसे पहले उसके सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख लें। ठीक है, इससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। और सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए ध्यान से, 2-2 3 बार। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो याद करने के लिए, जैसे जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जैसे मान लो आप नहा रहे हो, या फिर जो है सोने से पहले, या कोई भी ऐसे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो आप उन फॉर्मूले को, एक चैप्टर उठाया, उस फॉर्मूले के, जैसे आज मुझे ये चैप्टर करना है, तो इस चैप्टर के उस फॉर्मूले को सारे रिवाइज कर लिए, देखे कि टोटल 15 फॉर्मूले थे, मैंने 13 बोले, तो कौन से भूल गया, उनको अंडरलाइन करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, कि कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, तो उस चैप्टर में सीधे आप क्वेश्चन मत लगाइए, पहले उस चैप्टर के आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं, मान लो आप संबंध एवं फलन उठा रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि स्वतंत्र संबंध क्या है, सम्मिश्र संबंध क्या है, संक्रमक संबंध क्या है, तुल्यता संबंध क्या है, एक एक ही फलन कौन से होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है, आच्छादक हम कैसे चेक करते हैं। तो आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। जब आप समाकलन पढ़ रहे हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन में हम कैसे, उसकी जो विधि है वो कैसे करते हैं। हम प्रतिस्थापन में हम टी, किसको हम टी मानते हैं, और उसको टी माना तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, फिर तो कैसे जो उसका स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है वो हमें पता होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ठीक है, जैसे प्रायिकता है, तो प्रायिकता के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, हम कैसे चेक करेंगे प्रायिकता को, तो ये हमें सारी चीजें जो है पता होना चाहिए।
तो हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप चैप्टर में क्वेश्चन लगाने से पहले, ठीक है। इसका जो तीसरा आपका स्टेप है वो है क्वेश्चन को समझो, ठीक है। आपने क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किया, कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को समझो कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये आप नोट कर लो, ठीक है, और क्या है आपको ज्ञात करना है ये आप नोट कर लो, किसकी वैल्यू हमें फाउंड करनी है। या हो सकता है कि जो आपको जो है कुछ चीज प्रूव करनी हो, कोई इक्वेशन प्रूव करनी हो, तो क्या जिस इक्वेशन को प्रूव करना है वो आप लिख लो। फिर इसके बाद आप यहां से हल स्टार्ट करो। फिर आपको जो दिया है, जो ज्ञात करना है, आपने वो समराइज करके लिख लिया। अब इसके बाद आप फॉर्मूले लगाओ कि आप सोचो कि हमें जो ज्ञात करना है, मान लो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस एक्स के कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो सारे आप रफ में लिख लो। फिर आप देखो कि उस फॉर्मूले में जो हमें ये जो दी हुई है क्वांटिटी, मान लो ए बी सी डी की वैल्यू हमें पता है, तो किस फॉर्मूले में इन ए बी सी डी की वैल्यू यूज हो रही है, या इससे रिलेटेड वैल्यू क्वांटिटी यूज हो रही है, राशियां यूज हो रही हैं, ठीक है। और आप फॉर्मूले को लिंक करिए, जैसे मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन में बताया था कि आप फॉर्मूले को लिंक करिए। हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई ना हो रहा हो, मतलब एक्स का कोई ऐसा फॉर्मूला ना हो जिसमें ये चारों यूज हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है एक्स का फॉर्मूला हो आपका कुछ ऐसा हो कि ए बी अपॉन आर ऐसा कुछ हो, है ना, मैं एक ऐसे एनोनिमस ले रहा हूं, तो इसमें आपको आर की वैल्यू तो नहीं दी हुई, लेकिन आपको आर का कोई एक और फॉर्मूला पता होगा कि सी अपॉन डी है, ठीक है। तो आर आप जो है आर का कोई और फॉर्मूला सी अपॉन डी, यहाँ पे हमें सी और डी की वैल्यू पता है, तो इसकी हेल्प से आप आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की हेल्प से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप फॉर्मूले को कनेक्ट करिए। तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ठीक है, क्या प्रूव करना है। फिर इसके बाद देखिए जो हमें ज्ञात करना है वैल्यू या जो प्रूव करना है उसके हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं और कौन सा फॉर्मूला सबसे सटीक बैठ रहा है, ठीक है, कौन से फॉर्मूले को हमें यूज करना है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग हो सकता है प्रॉब्लम हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आ गई इस कौन से फॉर्मूले को कहां पर यूज करना है, ठीक है, कौन से फॉर्मूले को यूज नहीं करना, एलिमिनेट करना। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नॉर्मली भूल जाते हैं कि सिलेबस पता होना चाहिए हमें, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सिलेबस में कई चीजें ऐसी हैं हर चैप्टर के अंदर, कुछ एक दो पार्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है, कट चुके हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, तो उस पर हम फालतू अपना एफर्ट देते हैं, जबकि उस टाइम को हम और कहीं पे लगा सकते हैं। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सिलेबस के लिए आप जो यूपीएमएसपी की वेबसाइट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए यूपीएमएसपी की वेबसाइट है, इसमें आपको क्लास 10 क्लास 12 का सिलेबस पता चल जाएगा इस साल का, ठीक है। इसके अलावा मैं इसकी लिंक, सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आ रहा है, कितने मार्क का, कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है तो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो आपका अगला स्टेप है वो है कि अब आप क्वेश्चंस लगाओ, तो आप वैसे नॉर्मली ट्राई करो कि सारे क्वेश्चंस लगाओ, सारे क्वेश्चंस पे नजर डालो, लेकिन एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी पे आते हैं। हालांकि ये भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम कई लोगों के डाउट भी होते हैं, कमेंट मैंने बहुत पढ़ा है कि क्या भैया कि एनसीईआरटी लगाने से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या हम 100 में 100 हम एनसीईआरटी बस से ला सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि आपके जो मोस्टली क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से आते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉन एनसीईआरटी भी होते हैं, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करिए कि पहले आप देखिए एनसीईआरटी पे पहले आप सारे क्वेश्चंस लगाइए और एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करिए, इस स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको एक चीज, अब यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे संबंध तथा फलन से आपका 10 नंबर का आता है, इसमें दो चैप्टर आपके कवर होते हैं, एक संबंध तथा फलन और एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। ये दो चैप्टर स्टार्टिंग के आपके 10 नंबर के आता है इससे, ठीक है। अब ये देखिए ये थोड़ा वेरी कर सकता है, हो सकता है पहले चैप्टर 6 नंबर का आ जाए, दूसरे चैप्टर 4 नंबर का आ जाए, हो सकता है पहले चैप्टर से 5 नंबर का, दूसरे चैप्टर से 5 नंबर का, ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है दोनों से 5-5 नंबर का आए, हो सकता है 1 से 6 का, 1 से 4 का आए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इससे 10 की जगह 11 नंबर का आ जाए या 9 नंबर का आ जाए, तो 1-2 नंबर का मार्जिन इधर चलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट है इकाई 2, वो है बीजगणित, जिसमें आपका तीसरा और चौथा चैप्टर है आव्यूह और सारणिक, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें आपका 13 नंबर का आता है इन दो चैप्टर से, ठीक है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट इकाई है वो कलन, इसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं, इससे आपका सबसे ज्यादा 44 नंबर का आता है, 44 मार्क्स का। इसमें आपका अवकलन वाला चैप्टर है चैप्टर 5, चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर 7 समाकलन, चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग और चैप्टर 9 अवकल समीकरण। इन 5 चैप्टर से 44 नंबर का आता है, 44-45 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसका जो अगला है आपका इकाई वो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, सदिश चैप्टर 10 और त्रिविमीय ज्यामिति समतल वो आपके चैप्टर 11। इससे आपका 17 नंबर का आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि 17 नंबर का आता है 2 चैप्टर से। इसका जो अगला चैप्टर है वो है रैखिक प्रोग्रामिंग 12वां चैप्टर, उससे आपका 6 नंबर की क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर बहुत इजी है। सिर्फ इसमें 2 एक्सरसाइज है और इसमें ये भी तय होता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसका जो लास्ट आपका इकाई है वो है प्रैक्टिस, इसमें भी एक चैप्टर है 13 जिससे आपका 10 नंबर का आता है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 100 नंबर का है। तो इसमें इस टाइप से मतलब अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, इधर 1-2 नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे 6 की जगह 5 नंबर का है, यहाँ 17 की जगह 18 नंबर का है, तो 1-2 नंबर का मार्जिन चलता है, लेकिन मोटी मोटी तौर पे इस टाइप से है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किसको मुझे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर आपने मान लो उतनी अच्छे से तैयारी नहीं है, आप चाहते हो कि मैं सिर्फ पास हो जाऊंगी, 80 नंबर आ जाए, 70 नंबर आ जाए, तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके भी इतने नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं कि जिन्होंने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा, इनके सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। मोस्टली कुछ चैप्टर्स क्लियर नहीं है लेकिन मोस्टली अच्छे से क्लियर हैं, और वो और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे उनके 100 में 100 आए, 100 नहीं आए तो 98 आए, ठीक है। क्योंकि 90 प्लस लाना इजी होता है लेकिन 95 प्लस लाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर आ गया तो वो आपके सीधे 4-5 नंबर ले जाता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा फोकस कैसे करना चाहिए, क्या वो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर सकते हैं कंपेयर टू अदर, तो मैं बताने वाला हूं। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने मतलब पूरे साल भर अच्छे तैयारी नहीं की, आपने मान लो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो वो कैसे तैयारी करे कि उसके 85 प्लस आ जाए, 80 प्लस आ जाए। तो चलिए वो देखते हैं। तो पहले मैं बात करने वाला हूं पहले टाइप की, ठीक है, स्टूडेंट 1 जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, मतलब उसने साल भर गणित लगाई है, मैथ लगाई है, और उसके मतलब बेसिक कवर है और मोस्टली चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हैं। तो वो कैसे प्रिपरेशन करे, तो उसको सबसे पहला जो करना है कि अभी तक उसने एक्सरसाइज लगाए होंगे, तो अब उसे एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारी स्कूल में या फिर जहां से भी हम पढ़ते हैं, कोचिंग या कहीं से भी, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं, टीचर्स हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाते हैं सारी, लेकिन वो एग्जाम्पल्स पर उतने ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। और अगर आप देखेंगे पेपर में, पीवाईक्यू में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो लगभग 35 to 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम्पल्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल्स में 1-2 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज में आपने नहीं की प्रैक्टिस उस टाइप की, तो यहाँ पे आपके नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है सारे चैप्टर्स के, ठीक है, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप कैसे करेंगे एक्सरसाइज के, देखिए जो ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, जो आपका स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, जिसने अच्छे तैयारी की है और नहीं भी की है, दोनों के लिए बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, कैसे एक्सरसाइज लगानी है। सबसे पहले आप एक्सरसाइज आप खोलिए, ठीक है, उसमें आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल 35 to 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो कि समाकलन की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखेंगे, आपको फॉर्मूले याद है, तो स्टार्टिंग के जो, जैसे आपने मान लो पहला क्वेश्चन लगाया, ठीक है, सॉल्व किया, उसका जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल पहले जैसा ही होगा, सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी, सेम टू सेम मेथड होगी, सेम टू सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन लगा लिया, आपको बन गया, तो आप दूसरा तीसरा आप जो है देखिए आंखों से, और आपको पता चल जाएगा कि इसमें मुझे इसको टी मानना है, इसमें मुझे इसको टी मानना है, और बस आपको डिफरेंशिएट करके सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको आप देख के सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में, तो आपको इसको लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अगर मान लो अच्छे से समझ में नहीं आया तो दूसरे एक और क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन एक टाइप के मतलब जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, तो दोनों आप आंखों से देख के कर लीजिए, मतलब अब माइंड में कर लीजिए सॉल्व कि इसमें मुझे इसको टी मानना है तो ऐसे हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन है वही सेम टू सेम, तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप जब इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि 35-40 में से आपके लगभग ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको लगाने हैं, ठीक है। और आप ट्राई करिए, और आप ध्यान रखिए कि हर एक्सरसाइज के हर टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। एक एक्सरसाइज में नॉर्मली जैसे समाकलन है तो उसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 10-15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाकी चैप्टर्स में कम टाइप के 5-6 टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे समाकलन हुआ जो थोड़ी डिफिकल्ट चैप्टर है, उसमें आपके 10-15 टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन सब टाइप के क्वेश्चन लगाइए और ट्राई कीजिए हर टाइप के मिनिमम 2 से 3 दो क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, मिनिमम 2, और अगर मान लो क्लियर नहीं हुआ तब भी तो 2 से 3 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। तो एक टाइप के अगर आप देखिए 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली एक्सरसाइज में, तो आप 2-3 लगा लीजिए कोई भी, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस को ऐसा नहीं छोड़ देना है, आप उनको पढ़िए, क्वेश्चन आपको सारे पढ़ना है, लेकिन जो
जिस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी लगा चुके हो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में सॉल्व करिए। आप माइंड में सॉल्व करिए, अगर उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, माइंड में आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको टी मारने ऐसे कर रहे हो, आप दोगे यार इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रॉब्लम आई, तो आप फिर उसको आप कॉपी में करिए। ठीक है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन आप लगा चुके हो उसको पहले उसको आप माइंड में लगाइए। अगर माइंड में आपका हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन टू सेम है, तो आप उसको मतलब कॉपी लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर मान लो आप पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप लगाइए और हर टाइप के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज जब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, कवर हो गए, इसके बाद आप एग्जाम्पल्स में जाइए। एग्जाम्पल्स में हर चैप्टर में अगर हर एक्सरसाइज के पहले आप देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं मैक्स टू मैक्स। उसमें अगर आप देखिए 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में ऑलरेडी लगा चुके होंगे, सिर्फ वैल्यू में चेंज हो गए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 हो जाएगी, सिर्फ वैल्यू में चेंज होगा। भाई क्वेश्चन सेम टू सेम है, प्रोसेस सेम टू सेम है, तो आप उनको सिर्फ एक बार देख लीजिए, माइंड में सॉल्व करिए और जो आप उसमें सॉल्यूशन दिया होता है उसको देख लीजिए, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो उसको आपको कॉपी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले आप एक्सरसाइज करिए फिर एग्जाम्पल। लेकिन आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं होंगे। ठीक है, या फिर जो थोड़ी डिफिकल्ट होंगे, थोड़ी ट्रिकी होंगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको समाकलन है तो उस टाइप में मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसमें हम किसको टी माने, इसमें हम किसी चीज को एक्सटर्नल में गुणा करना है किसी राशि का, या किसी की मतलब 4 जोड़ना है, 4 माइनस करना है, या ए स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसी चीजें हैं जो मतलब ठीक है, तो जो डिफिकल्ट है, थोड़ी ट्रिकी है, जो ऐसे आप अगर सीधे देखेंगे तो आपको याद नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करिए, पहले आप अपने मन से एग्जाम्पल्स के उन 3-4 क्वेश्चंस को अपने मन से कॉपी में करिए। ठीक है, अगर जहां पे प्रॉब्लम आई तो आपका सॉल्यूशन है किताब में, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, और जब आपने देख लिया फिर उसके बाद भी आप उसका सॉल्यूशन लिखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैथ में क्या है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको बनेगी, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी होगी। तो इसलिए आप जो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, उसका सॉल्यूशन किताब में दिया है, ठीक है, लेकिन आप उसको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक स्टेप पता होगा। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज लगाइए और फिर एग्जाम्पल्स लगाइए। एग्जाम्पल मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे होते हैं, तो उनको आप 1-2 बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कॉपी में लिख के कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे उस टाइप के, उन क्वेश्चंस को आप कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन लगाइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जैसे अभी 1.5 महीने का टाइम है, अभी आप लगा रहे होगे प्रॉपर्ली, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, ठीक है, कई बार आया है, या फिर आपको लगे कि जैसे समाकलन ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसमें हम किसको टी माने समझ में नहीं आ रहा, इसको मतलब सोचना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, उनको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे टिक कर लीजिए, गोला मान लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। इससे क्या है कि आप जब बाद में रिवीजन करेंगे, मान लो आपको 5 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के, मैथ के पेपर से पहले, तो आप हर क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी हैं। तो आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने टिक लगाए हैं, अगर उनका आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपसे उससे आपका 90% ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है दोनों स्टूडेंट के लिए, जिसने तैयारी नहीं की है, जिसने तैयारी की। इस तरीके से आपको बेसिकली क्वेश्चंस लगाने हैं, चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स आपने लगा लिए, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके वीक टॉपिक हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट 1 की, जिसने जो है मतलब जैसे आपके 13 चैप्टर है, तो उसमें उसके 8 चैप्टर अच्छे से क्लियर है, सॉलिड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट बन जाते हैं क्वेश्चन। 3 से 4 के चैप्टर ऐसे हैं जिसमें उसे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उन जो वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो वीक चैप्टर है उनको आप पहले रिवीजन करिए। ठीक है, जैसे इसमें आपको समाकलन में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आपको समतल वाले चैप्टर की प्रॉब्लम आ रही, तो उन चैप्टर्स को पहले कवर करिए। जरूरी नहीं है कि आप पहले चैप्टर से पूरा करें, ठीक है, ऐसा जरूरी, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको आप पहले कवर करिए, उनके एक्सरसाइज एग्जांपल्स ज्यादा लगाइए। ठीक है, और ट्राई करिए कि हर टाइप के क्वेश्चन लगाएं। अगर आपको 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, तो आप हर क्वेश्चन को एक बार कम से कम जरूर देख के जाएं, हर एग्जाम्पल को, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अगर आपने देख के गए, 2 से 3 बार आपने पूरी बुक का रिवीजन कर लिया, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही आते हैं, तो आपको बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है वो दूसरी बुक से दे देता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सारे पता है और आप उस टाइप के क्वेश्चन दूसरे लगा चुके हैं, तो वो भी आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है। तो आप बुक को 2 से 3 बार रिवीजन करिए। तो आप क्या है, जो 20 चैप्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा फोकस दीजिए, उनको पहले पढ़िए। अभी आप कंप्लीट कर लीजिए, अगले 10 दिन में मुझे इन 4 चैप्टर्स को निपटाने हैं। ठीक है, तो वीकली चैप्टर्स को पहले करना है। तीसरा आपको क्या करना है कि जब आपके सारे एक्सरसाइज हो जाए, सारे एग्जांपल्स हो जाए, सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो आप विविध प्रश्नावली पे जाइए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम विविध प्रश्नावली नहीं लगाते हैं, ठीक है,
लेकिन जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाए तो उसके बाद आप बेस्ड प्रश्नावली लगाइए। बेस्ड प्रश्नावली में क्या है, जैसे एक चैप्टर में आपकी 6-7 एक्सरसाइज है, तो इन सारे एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन आपके पास 15 से 20 होते हैं बेस्ड प्रश्नावली में, तो उससे आपकी उस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है जो सीधे बेस्ड प्रश्नावली से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फायदा क्या होता है कि बेस्ड प्रश्नावली में आपके एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, 10-12 एमसीक्यू होते हैं अगर आप देखेंगे हर चैप्टर में, और जो आपके पेपर में एमसीक्यू होते हैं 6 एमसीक्यू आते हैं वो उसी से आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है उसमें एमसीक्यू नहीं दिए होते हैं, तो जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप बेस्ड प्रश्नावली से आप कर सकते हो। तो बेस्ड प्रश्नावली में आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस मिनिमम कर ही लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो कम से कम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बेस्ड प्रश्नावली लगा लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए कि 2 से 3 साल के 2 से 3 ईयर की पीवाईक्यू देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप देखेंगे 2 से 3 साल के, मैंने कहा हर साल में 7 सेट होते हैं, तो यहाँ से आपके कितने सेट बनेंगे, कितने पेपर बन जाएंगे, 14 से 21, ठीक है। अगर आप इतनी पेपर, ठीक है, अब अगर आप इतने पेपर 3 घंटे लगाएंगे, हर पेपर लगाएंगे 3 घंटे बैठ के कॉपी में लिख के, तो इसमें आपको ये कितने, मान लो आपने 16 लगाए और 16 में 3 आवर, 48 आवर्स लगेंगे, ठीक है, 48 आवर्स। ये सब आपको पीवाईक्यू लगाने में, क्वेश्चंस नहीं सिर्फ पीवाईक्यू लगाने में, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको कैसे करना है ये कंप्लीट मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, और ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आप 2 पेपर लीजिए, ठीक है। पिछले साल के 2 सेट, कोई 2 सेट ले लीजिए, 2 पेपर ले लीजिए, उनका आप टाइमर के साथ, टाइमर लगा के 3 घंटे बैठ के, अगर बोर्ड की कॉपी अवेलेबल हो तो उसमें, नहीं तो नॉर्मल कॉपी में क्वेश्चन बिल्कुल कीजिए। जैसे ऐसे मानिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा हो, उस टाइप से आप करिए 3 घंटे का लगा के, ठीक है। और आप वो कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को मुझे 15 मिनट देने हैं, इस क्वेश्चन को मुझे 10 मिनट देने हैं, अति लघु उत्तर को मुझे 5 मिनट देने हैं, इस तरीके से टाइम डिवाइड करके आप कर सकते हो। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की वीडियो हर सब्जेक्ट की, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है, कैसे कॉपी लिखनी है, उसकी वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा हर सब्जेक्ट की, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो आप क्या करिए कि 2 पेपर हर सब्जेक्ट के, एक, ठीक है, मतलब एक से भी चल जाएगा, लेकिन 2 पेपर आप पूरा बैठ के 3 घंटे, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, एक एक क्वेश्चन लिख के जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, वैसे आप करिए 3 घंटे टाइम लगा के। इससे आपको क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि आपका कहीं पेपर तो नहीं छूट रहा, ठीक, किस तरीके से आपको लिखना है, किस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है 2 पेपर, ठीक है। और बाकी पेपर्स के लिए आपको क्या करना है कि पूरा आपको 3 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए कि आप एक पेपर आपने किया, 2 पेपर कर लिए, आप इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में हर सेट में क्या होंगे, ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, उनको तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लगा चुके हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, ठीक है, एक नंबर के 2 नंबर के, जो आप देख के पता चल जाएगा इसमें हम इसको टी मान लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप लगा चुके हो, ठीक है। जो 1 नंबर के 2 नंबर के जो इजी क्वेश्चन है उनको आप छोड़ दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल जितने भी क्वेश्चन हो उसमें से आपको हर सेट में से 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा हार्ड होंगे, ट्रिकी होंगे, इसमें थोड़ी सोचना पड़ रहा है, उनको आप जो है कॉपी में लिख कर लीजिए, ठीक है। पूरा पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 2 पेपर लगा लीजिए, पूरे सारे पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। आपको देखने सारे पेपर है, मतलब 2, देखिए अगर आपके पास, देखिए इसमें टाइम मैनेजमेंट, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप 2-3 साल के देख लीजिए। अगर मान लो उतना अच्छे से नहीं है तो 1 साल के मिनिमम देख लीजिए, ठीक है। तो 2-3 साल के आप पीवाईक्यू देखिए, सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट लगे, जो ट्रिकी लगे, जो मतलब पहले आप लगा चुके हो उसकी लगाने की जरूरत नहीं है, जो नया क्वेश्चन हो उसको आप लगा लीजिए, ठीक है। जिससे आपका टाइम बचेगा, आप सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। जिसने मतलब नॉर्मली सारी तैयारी कर ली है, जो एक्स्ट्रा चीज करना चाहता है, तो आप 20 चैप्टर्स को फोकस करिए, पहले एग्जाम्पल्स लगा लीजिए, सारे वेट प्रश्नावली लगा लीजिए, 2-3 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें और आपको लग रहा है कि टाइम बचा है, हम बाकी सब्जेक्ट के साथ और टाइम दे सकते हैं मैथ को, तो आप फिर क्वेश्चन बैंक के सारे जो चैप्टर क्वेश्चन बैंक के जो है क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट जो है बुक, अगर बुक का आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया तो आपको क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है नॉर्मली, ठीक है। बुक और पीवाईक्यू लगा दिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास और टाइम बचा है, ठीक है, और आप बाकी सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो, तो आप जो फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस लगा लीजिए, वो फिर आपको मतलब और अच्छी तैयारी हो जाएगी। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे क्वेश्चन बैंक में जो बुक में नहीं होते हैं, ठीक है, तो उससे आपको दूसरी बुक के होते हैं, तो वो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के लगा दीजिए। तो ये कुछ स्टेप है। अब दूसरे स्टूडेंट की बात करूं जिसने साल भर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, सारे क्वेश्चंस नहीं लगाए, ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है, और वो मतलब चाहता है कि मेरे 85 प्लस 80 प्लस मार्क्स आ जाए किसी तरीके से, मैं फेल ना हूं, ठीक है, मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाए। तो उन स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करना है, ठीक है, कि मैं एग्ज्यूम कर रहा हूं कि मान लो उसने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा,
साल है उसमें अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उसके लिए क्या है कि आप पहले क्या करो कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले करो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस चैप्टर से ज्यादा नंबर का आता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है और आप अगर देखेंगे तो यूपी में सिलेबस वाली जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप किताब के अगर पहले जो इंडेक्स वाला पेज होता है उसमें आपको ये दिख जाएगा। तो अब जैसे इसमें है तो आप देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर का आपका कलन है, तो आप इसको सबसे पहले करिए, ये हो गया। फिर इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रैखिक प्रोग्राम का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, और जो है जो एक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आते ही आता है, मतलब 5 नंबर का होता है, बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको एक प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो इसके बाद इसको कर लीजिए, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे है 6 नंबर का सिर्फ, लेकिन इसमें जो आपका एफर्ट है बहुत कम लगेगा, आपका आधा घंटा में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज है और हर आप पीवाईक्यू में भी देखेंगे तो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बहुत इजी बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, प्रायिकता वाले क्वेश्चन कर लीजिए, एक चैप्टर है और 10 नंबर का आता है, ठीक है। और इसमें भी आपके प्रायिकता वाला जो है उसमें कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, तो आपकी 3-4 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज है, तो इसमें भी आपका 10 नंबर सॉलिड है, ठीक है। तो आप इसका प्रायिकता कर लीजिए, इतने हो गए। फिर इसके अलावा सदिस्तर त्रिविमीय ज्यामिति कर लीजिए, इसमें आपके 2 चैप्टर है, 17 नंबर का आता है, ठीक है। फिर इसका आप बीजगणित कर लीजिए, फिर संबंध कर लीजिए, फलन कर लीजिए। तो सबसे पहले कलन, फिर रैखिक प्रोग्राम, प्रायिकता, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करो पहले, ठीक है, जिससे अगर क्या है कि अगर मान लो बाद में उतना टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, तो जो आपके ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स हैं वो आपके क्लियर हैं, तो आपके 80 नंबर 85 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करो, समझे। और कैसे करना है वही मैंने बताया, पहले एक्सरसाइज में जाइए, हर टाइप के क्वेश्चंस लगाइए, फिर आपके बाद एग्जाम्पल्स लगाइए। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं बच रहा है हर टाइप के क्वेश्चन लगाने का, तो एनसीईआरटी जरूर लगा लीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक, अगर मान लो आपके पास टाइम कम है कि आपने मान लो बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, और मान लो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर, मान लो इनमें से आपने 13 में से 7-8 चैप्टर कर लिए बुक से, ठीक है, 5 चैप्टर बचे हैं, लेकिन टाइम उतना नहीं बचा कि हम एक एक क्वेश्चन लगा पाए बुक का। तो आप क्या करिए, उन चैप्टर्स को आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन तो आप उन चैप्टर्स को जो आप जो है बुक से नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप उनका क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर लीजिए और उनके प्लस एग्जाम्पल जरूर देख लीजिए। एक्सरसाइज नहीं देख पाओ तो एग्जाम्पल जरूर देख लो, ठीक है। और अगर टाइम ले तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख लो एक बार, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, तो ये मैंने बताया है कि पहले आप कलन देख लीजिए, फिर रैखिक प्रोग्राम देख लीजिए, फिर प्रायिकता देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो 2-3 साल की जो पीवाईक्यू है, ठीक है, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आप लिख के कर लीजिए, अगर मान लो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो उन सारे क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 2-3 साल में जितने क्वेश्चन आए पीवाईक्यू देख लीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उससे ज्यादा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 2-3 साल के पीवाईक्यू लगा दिए तो आपको कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 साल के पीवाईक्यू का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। और एक चीज फायदा और क्या मिलता है पीवाईक्यू लगाने से, आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप का, कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 नंबर में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग वाला, इसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एक आते ही आता है इससे, तो आपको एक पता चल गया कि 5 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन से टाइप का आता है वो मिल जाएगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आपको समाकलन में पता चल जाएगा कि 8 नंबर में एक क्वेश्चन आते आता है, जैसे आबदी वाला जो चैप्टर है बीजगणित में, उससे एक क्वेश्चन आता है कि आपको 3 इक्वेशन दी होती हैं, ठीक है, उन तीनों और उनको आप आबदी विधि से सॉल्व करिए या 1-2 विधि और उनसे सॉल्व करिए, उस टाइप का आती आता है। और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें क्या है, आपको सिर्फ अगर मेथड पता है, प्रोसेस पता है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो वो आपके फ्री के 8 नंबर है। तो आप पीवाईक्यू जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं किस चैप्टर से। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ उन टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके, नहीं आप 100 to 100 नहीं ला सकते तो 80 नंबर आराम से ला लेंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो अगर आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करिए, ठीक है। कुछ चैप्टर से बच गए, उतना टाइम नहीं है, तो आप क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए, एग्जाम्पल जरूर देख लीजिए, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं बहुत,
ठीक है। समाकलन के आपके कई क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएंगे, प्रायिकता के कई क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, सारणिक के कई क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, और कौन से क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज्यादा आते हैं किस चैप्टर के, वो भी आपको पीवाईक्यू में एनालिसिस करके मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक लिस्ट भी बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि किस चैप्टर्स के आपको ज्यादा एग्जाम्पल में फोकस करने की जरूरत है, किस में आपको एक्सरसाइज पे फोकस करने की जरूरत है, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये आपको इतना करना है, ठीक है। इस और क्वेश्चन बैंक से आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो ये जो आपका दोनों टाइप के स्टूडेंट का मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए अगर मैं एक समराइज करके बताऊं तो सब देखिए, मैथ में आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी आपकी मैथ होगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन के आंसर को देख लूं, सॉल्यूशन को देख लूं, याद कर लूं, उससे मेरा काम बन जाएगा, आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख कर, ठीक है। अगर एक टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन मतलब जैसे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों एक टाइप के, एक छोड़ दिया, मतलब जैसे या आप जैसे और क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपने मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया, आप यहाँ आधे तक आ गए और इसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आप पूरा सॉल्व नहीं करिए, मतलब इससे कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो मेन जैसे आपका समाकलन है तो उसमें आपको पता है कि आपने समझ में आ गया कि आपको इसको टी मानना है, उसको रेफरेंस करके आपने बना दिए समाकलन लायक कि वो उसका समाकलन इजीली हो जाएगा सिंपल फॉर्मूले से, तो उसको आपको आगे करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। जिससे आपका टाइम बच जाएगा। आपको जरूरी नहीं है पूरा आप एक एक स्टेप लिखो, एक एक पूरा सॉल्व करो, एक एक स्टेप देखो, ऐसा नहीं है। आप जो है जल्दी आप मेन है आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्टेप कहाँ पे आया, कैसे आया, इसके बाद क्या करना है, बस माइंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और ये कब होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फॉर्मूले याद होंगे और आपको हर टाइप और आपके उस टाइप के 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप वीकली टारगेट बना के पढ़ो, ठीक है। मैथ में क्या करो, आप वीकली टारगेट बना के पढ़ो कि जैसे अगले 7 दिन में मुझे, अगले हफ्ते में, मतलब जैसे आज मान लो संडे है तो अगले संडे तक मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये वाले कर रहा हूँ, स्वदेश और त्रिवेणी ज्यामिति, ये 2 चैप्टर्स निपटाने हैं, ठीक है। अगले संडे तक तो आप वीकली टारगेट बना के पढ़ो। आप देख लो कितनी एक्सरसाइज है, दोनों कंबाइन करके मान लो 10 एक्सरसाइज है, तो आपके पास 7 दिन है, तो आप उसको आप अपनी तरफ से वो करिए कि इस दिन मुझे 2 एक्सरसाइज लगानी है, ये वाली एक्सरसाइज, अगर कोई एक्सरसाइज बड़ी है तो उस दिन 1 लगा ली, या फिर अगर थोड़ी मन नहीं कर रहा है मान लो मैथ पढ़ने का, आज फिजिक्स पढ़ने का ज्यादा मन कर रहा है, मैथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मत लगाइए, लेकिन अगले दिन उसको कवर करिए। तो आप वीकली टारगेट करके पढ़िए कि इस हफ्ते मुझे मैथ के इतने चैप्टर्स करने हैं या फिजिक्स के इतने चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि लाइक एक पेज में या फिर एक चार्ट में लिख के कर सकते हो कि मुझे इस हफ्ते फिजिक्स के इतने चैप्टर्स करने हैं, मैथ के इतने चैप्टर्स करने हैं, जब हो जाए कंप्लीट उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के, ठीक है, कि जो है मुझे कौन से मेरे वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले फोकस करना है, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर लगाइए, उससे एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने ट्राई किया कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्ट में जोड़ सकूँ, जितनी सारी चीज़ें मैं बता सकूँ डिटेल में। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आप जल्दी अपलोड करूँगा। और जैसे अभी इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, फॉर्मेट के साथ, और आपका केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा। कॉपी कैसे लिखना है, तो कई सारी वीडियो बनाऊंगा। तो आप जो है जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल में और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।